बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़बर तो वही है जो मुतवक्के थी कि पाकिस्तान में अदालती निज़ाम की तदफ़ीन तकरीबन मुकम्मल हो गई। थोड़ी सी कसर बाकी है, वो अगले चंद दिनों में हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा बड़ी ख़बरें हैं। इमरान खान का एक तवील बयान है, वो पूरा का पूरा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सवाए उसके जहाँ पे किसी बात को दोहराया गया है। लेकिन ख़बर उसमें यह है जो बयान में नहीं है, मगर ये कि पीटीआई के ज़राए ने उसकी तस्दीक की है कि एक बार फिर लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया है और ये बहुत तैयारी के बाद होगा। मई में कह रहे हैं, मुमकिन है अप्रैल में हो, इसका फ़ैसला कर लिया गया। वफाकी शहबाज शरीफ साहब से नामुतमिन हैं इस्टेब्लिशमेंट में बेशतर लोग, और ये ख्याल ज़ोर पकड़ रहा है कि उनकी जगह दूसरे आदमी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। इसका इन्हिसार किस चीज़ पर है, ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। रज़ा रब्बानी ने IMF के उस वफ़द के वीज़े मनसूख करने का मुतालबा किया है। सेनेट के साबिक़ चेयरमैन रज़ा रब्बानी, जो पाकिस्तान में हुकूमती कारकर्दगी और करप्शन का जायज़ा लेने के लिए आ रहा है। आलमी मालियाती फ़ंड के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। ख़रीदारी अब नक़द की बजाय कार्ड पे होगी, जैसे पेट्रोल पंपों पे कार्ड की मशीनें लगी होती हैं, इसी तरह होंगी। और कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर दस्तावेज़ी होगा, हर चीज़ तहरीर में आएगी। लीबिया में 65 अफराद को ले जाने वाली कश्ती उलट गई, उसमें पाकिस्तानी शामिल हैं, और ये ख़बर तो अब आती रहती है और आती रहेगी। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया, फ़ैसला तो नहीं किया, मतलब गौर किया जाए, उन पर करप्शन का मुकदमा चलाया जाए। एडवोकेट अहमद खान ने कहा है कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम का ज़हर आइन से निकाल नहीं दिया जाता, जद्दोजहद जारी रहेगी। वकला की शहबाज शरीफ साहब का मामला वही है जो ज़फ़रुल्लाह जमाली का था। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब तो बहुत ही तबनी सादा आदमी थे और हुकूमती स्टेट क्राफ्ट की, कारोबार हुकूमत की पेचीदगियों को नहीं समझते थे। वो जा रहे थे ये इस्लामाबाद को, जो लोग समझते हैं सरीना होटल से आगे शाहराह दस्तूर की तरफ जो सड़क मुड़ती है, वहाँ चौक पे एक ग्लोब लगा हुआ था। ग्लोब आपको पता है, हमेशा ये दुनिया का नक्शा जो गोल शक्ल में बनाया जाता है, तो वो हमेशा 45 डिग्री के ज़ाविये पर होता है। ज़मीन इस तरह है, टेढ़ी इस तरह, यूँ सीधी नहीं है, इस तरह नहीं है, यूँ भी नहीं है, यूँ है 45 की डिग्री पर। और वो एक ज़माने में तो घरों में रखा जाता था, दफ्तरों में भी, ताकि नक्शा देखना हो तो आसानी से देखा जाए। अब पता नहीं उसका रवाज को कम हो गया। उन्होंने कहा इसको सीधा कर दिया जाए। उनसे कहा गया कि ग्लोब हमेशा 45 डिग्री पर था। उन्होंने कहा नहीं, सीधा करें, जैसे ज़मीन सीधी है। उनके ख्याल में ज़मीन सीधी थी। इसी तरह किसी ने कहा उनसे कि दो कौमी नज़रिए की बात की किसी सियाको सबाक में, तो उन्होंने कहा कोई दो कौमी नज़रिए नहीं, कौम एक है। और वो रफ्ता रफ्ता उनकी नासमझी से ना वो फ़ाइल पढ़ सकते थे ना उसको से। शहबाज शरीफ साहब की हालत यही है। वैसे वो पहले भी फ़ाइल पढ़ने के आदी नहीं थे, अब उनकी यादाश्त में बार बार आप सर्च करता हूँ बहुत बुरी तरह मजरूह हो गई है। शदीद ज़हनी दबाव है, मिसरा भूल जाते हैं, वाक़या भूल जाते हैं, मुहावरा भूल जाते हैं, ज़रबुल मिसल भूल जाते हैं। फिर पूछते हैं, जैसे वो नवाज़ शरीफ साहब की हालत ये पूछ रहे थे, वो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती रेशम से ज़्यादा मजबूत और पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद और क्या है, और फिर उन्होंने बताया शायद से ज़्यादा मीठी। बहुत एक्सीलेंट मेमोरी थी शहबाज शरीफ, और ये बाकियों का भी हाल यही है। वो आपने देख लिया होगा, एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि कायद आज़म के पाकिस्तान को हम अल्लामा इकबाल बना देंगे। सब ज़हनी दबाव में हैं, और इमरान खान ने उसकी निशानदेही की अपने बयान में कि खोखले हैं, अंदर से डरे हुए हैं। रज़ा रब्बानी साहब को ये कहना है, ये जो कमीशन आ रहा है जिसके बारे में बताया गया है कि वो 19 वजारतों और महकमों और अदारों के नुमाइंदों से मिलेगा, चीफ़ जस्टिस से, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी, उनका कहना यह है कि कोई खुद मुख्तार मुल्क किसी दूसरे मुल्क को अपने अदालती निज़ाम का जायज़ा लेने की इजाज़त नहीं दे सकता।
वज़ीर ख़जाना को ऐसी उनके वीज़े जो है मनसूख करने चाहिए, उन्हें आने से रोक दिया जाए। दूसरा साफ अल्फाज में ये कहिए कि भाई कोई मदद ही नहीं लेनी चाहिए। वो IMF की शरात है, शरात देने वाले की होती है, लेने वाले की शरात नहीं होती। या वो लेने से इनकार कर दे, दूसरी सूरत ये है, या ये जब आपने हाथ ही फैलाना, वो जो शहबाज शरीफ साहब 12 कह चुके हैं, बेगर्स की कोई चॉइस नहीं होती। और ये कि मैं मांगने नहीं आया मगर मजबूरी, आपको पता ही है, मांगना जो है वो अब एक पेशा है और पूरी कौम को भिखारी बना दिया। और उन्होंने तो ये भी कहा, रज़ा रब्बानी साहब ने, कि वज़ीर ख़जाना को ऐसी शरात चूँकि उन्होंने कबूल किया, उन्हें भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। और ये भी कहा कि अवाम से और पार्लियामेंट से इसीलिए इस बात को छुपाया जा रहा था। मैंने आपसे अर्ज़ किया, आलमी मालियाती फ़ंड से किए गए मुआहदों पर अमल दरामद जारी है। ख़रीदारी जो है वो नकद नहीं होगी, अब एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा, उसके बाद वो कार्ड जो आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड उसको कहा जाता है। फ़ैसला ये है कि हर कारोबार को दस्तावेज़ी शक्ल दी जाएगी। पहले मरहले में दुकानों, स्टोरों, सुपर स्टोर, होटलों वगैरह में वो कार्ड भी मशीनें नस्ब की जाएंगी, वही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। और दूसरे ममालिक की तरह डिजिटल निज़ाम की तरफ जाया जाएगा, और इसका मकसद सिर्फ टैक्स की वसूली, और कैमरे लगाए जाएंगे, वहाँ पे CCTV कैमरे लगे होंगे जो हर ट्रांजैक्शन जो है उसमें रिकॉर्ड होगी। और ये FBR के ज़राए का कहना है सिर्फ टैक्स जमा करने के लिए नहीं है, दस्तावेज़ी करना है। मईशत जब तक दस्तावेज़ी ना हो उसका पूरा तयन ही नहीं हो सकता, उसकी नौइयत क्या है, कितनी पैदावार होती है, कितनी चीज़ें बिकती हैं, कहाँ बिकती हैं, और ज़ाहिर है टैक्स का मामला तो उसमें है ही। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है वो मैं आपसे अर्ज़ किए देता हूँ, बाकी भी कुछ ख़बरें हैं। उनकी अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनके हमशीरा हलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को पैगाम दिया है इमरान खान ने, आप ये फ़ैसला कर लें कि आपको आइन के साथ खड़े होना है या नहीं। खान साहब ने कहा, आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई, जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख़ उन्हें कभी फरामोश नहीं करेगी। सवाबी जलसे पे उन्होंने बहुत खराज तहसीन पेश किया, पंजाब और सिंध के अवाम का भी शुक्रिया अदा किया, कहा कि पंजाब में हमारे लोगों को क्रैक डाउन किया गया। मैं अपने मुकदमात का सामना करूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। आर्मी चीफ को ख़त डील के लिए नहीं लिखा बल्कि समझाने के लिए लिखा, इसलिए कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। हमने 8 फरवरी नहीं, सिर्फ 9 मई, 8 फरवरी को पोलिंग हुई थी, पिछले साल वोट डाले गए थे, 9 मई और 26 नवंबर जिस दिन शहादतें हुई, और 9 मई वो है जिस दिन वो इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनसूबाबंदी करके फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, फ़ौजी मकामात पर, अस्करी मकामात पर, उस पर अदालती कमीशन का मुतालबा किया था। इन लोगों का मसला ये है कि ये डरे हुए हैं और 8 फरवरी की धांधली को बेनकाब होते हुए देख नहीं सकते। मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई कामयाबी होगी। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा सब जाली हैं, पार्लियामेंट से कोई टीम नहीं। अपनी टीम से मैंने कह दिया है, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं, सॉरी, अपनी टीम से मैंने कह दिया है कि बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में जमहूरियत आज ख़त्म हो गई। वो जजों के तकर्रर की तरफ इशारा किया है। कानून की रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी में, निफाज कानून में 142 ममालिक में पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। तनकीद को गद्दारी बना दिया जाता है, मीडिया पर कंट्रोल है, एहतजाज और जलसे भी नहीं करने देते। तो इसी में एक ख़बर ये है, वो पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, इल्ला ये कि मैं भूल जाऊँ, कि कोट अद्दू में चौक सरवर शहीद पे पुलिस छापे से एक शहरी जहाँ भाग हो गया, बड़े सरगर्म वो कारकुन थे PTI के, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, और इसमें यासर मान ये जो हैं ये अपना शहीद हो गए और उनकी तदफीन भी कर दी गई, मगर कहीं नहीं, खून खाक नशीना था,
रिस्क खाक हुआ। ऐसी बेदर्दी और ऐसी सफाकी। खान साहब ने कहा इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुल्क को 1 अरब 70 करोड़ मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, बिलियन डॉलर का, 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। पढ़े लिखे और हुनरमंद लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और ये तबाही का नुस्खा है। मुल्क के सबसे बड़े मनी लॉन्डर, काला धन सफ़ेद करने वालों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। 30 साल से खुफिया एजेंसियां बता रही थीं कि इन ख़ानदानों ने मुल्क को लूटा है और सरे महल और मेफेयर फ्लैट्स वगैरह के किस्से सुनाए जा रहे थे। 1100 अरब रुपए की नैब ने रिकवर करने थे मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे करप्शन के। हमारे दौर में उनका 480 अरब रुपए की रिकवरी हुई थी, लेकिन अब इन लोगों को हुकूमत दे दी गई है और इनके मुकदमात ख़त्म कर दिए गए दोनों ख़ानदानों के, और इससे जिन लोगों ने इक़्तिदार इन्हें बख्शा है उनकी अपनी साख तबाह हुई है। तरक्की जमहूरियत में होती है। मशरक़ी और मग़रबी जर्मनी उसकी मिसाल है। मशरक़ी जर्मनी आप जानते हैं कि रूस के कंट्रोल में था, मग़रबी जर्मनी आज़ाद था, अमेरिका से आज उसके मराज़म थे। जब वो आज से कोई 30 बरस पहले वो अपने 92 के लगभग वो अपना मशरक़ी और मग़रबी पाकिस्तान मिल गए, जिनके दरमियान दीवार थी, तो मशरक़ी जर्मनी बतदरीज जो है वो मग़रबी जर्मनी के बराबर आ गया। उन्होंने कहा कि रूस भी इसकी एक मिसाल है। जो रूस तो नहीं था, सोवियत यूनियन था, जहाँ 1970 के अशरे में तो तरक्की हो रही थी, मगर वहाँ जबर की वजह से और एक तबके के मुसल्लत होने की वजह से अगले 10-15 साल में उसकी मईशत खोखली हो गई और आमराना रवैयों की वजह से। उन्होंने कहा तो पाकिस्तान में भी बीगो डालों के ज़रिए अगवा जैसी पॉलिसियों से हमारे यहाँ भी हालात ख़राब हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। कहा कि अर्दली हुकूमत अंदर से खौफजदा है, इसलिए मुल्क भर में छापे मारे गए, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खोखली हुकूमत बुखलाहट में मुब्तला है। ये मेरा मुल्क है, मुझे इसकी फ़िक्र है, इसलिए आर्मी चीफ को ख़त लिखा कि फ़ौज की साख तबाह हो रही है। आप कहते हैं हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, मगर बच्चा जानता है कि मुल्क का निज़ाम कौन चला रहा है। मुल्क पर मोहसिन नकवी ऐसे कारिंदे मुसल्लत कर दिए गए हैं जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीता। काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान की तारीख़ के बेशर्म तरीन किरदार थे, जिनका कैरेक्टर जो है वो जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा घिनौना था, जिन्होंने अयूब खान के मार्शल्लाह को जवाब बख्शा था। उनके दौर में जमहूरियत पर शबखून मारा गया, इंसानी हकूक़ पामाल होते रहे, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई करने की बजाय उसमें सहूलतकारी की। इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन के नाम पर एक ड्रामा रचाया गया। काजी ईसा का काम अब आईनी बेंच से लिया जा रहा है। जज का फ़र्ज़ ये होता है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ ले, मगर वो सिर्फ एक तरफ का मौक़िफ़ सुनते हैं। अदालती निज़ाम में क्या हुआ? अदालती ज़राए ये कह रहे हैं कि फ़ैसला जो है वो 26वीं तरमीम पर ज़ाहिर है आईनी बेंच के सामने जाएगा, वो अपना फुल कोर्ट के सामने, कि वो फ़ैसला हुकूमत के हक़ में होगा। अदालती ज़राए ये कह रहे हैं। कभी दुनिया में इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू ही नहीं होती थी, पाकिस्तान में नहीं। आज ये सूरत हाल इतनी भयानक हो गई है। और उनका ये कहना है कि इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ये क्या किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की तादाद होगी 22। अखबार नवीसों का अंदाज़ा ये है कि फुल कोर्ट में अगर 26 जज हों, 4 और लगाए जाएंगे, तो 26वीं तरमीम पर 22 जज 22 ही रहेंगे, शायद 2 का इजाफा किया जाए।
तो 12 उसके हक़ में फ़ैसला देंगे तरमीम के और 10 उसके ख़िलाफ़ देंगे। ये अखबार नवीसों के अंदाज़े हैं। बहरहाल फ़ैसला तो अदालत करना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजों की जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें तब्दीली की दरख्वास्त, प्रेजेंटेशन उसे कहा जाता है, अदालत इस्लाम में वो खारिज कर दी है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, और जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज करार दे दिया गया। और ट्रांसफ़र होकर आने वाले तीनों जज हल्फ उठाए बगैर काम कर रहे हैं। मियां गुल हसन औरंगज़ेब को इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जज मुकर्रर किए गए हैं। ये जुडिशल कमीशन का जो आज इजलास होना था, आपको 4 बजे बताया था, उसकी मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जस्टिस शफी सिद्दीकी इस्लामाबाद से, और सिंध सलाहुद्दीन पनहोर शफी सिद्दीकी और सलाहुद्दीन पनहोर सिंध से, सिंध हाई कोर्ट से, और इश्तियाक इब्राहिम और शकील खान साहब पेशावर हाई कोर्ट से, हाशिम काकड़ साहब बलोचिस्तान से। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जिन्हें तकर्रर जिनका होना था लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजों का सुप्रीम कोर्ट में, उनका मामला मौखर कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अहम बात है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या खां अफरीदी में मुबैना तौर पर सख्त जुमलों का तबादला हुआ और फाइलें पटकी गईं, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीर अख्तर ने फ़ौरन उसके बाद अदालती कमीशन का, उसका जुडिशल कमीशन का, काउंसिल का बाइकाट कर दिया। और ये तो आप सुन चुके होंगे कि सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर जो जुडिशल कमीशन के पहले ही वो मेंबर हैं, पहले ही बाइकाट कर चुके थे। ये हिदायत उन्हें इमरान खान साहब ने की थी, वरना ज़राए का कहना यह है कि उनका वो इस तरफ मायल थे कि वहाँ जाएं और अपना मौक़िफ़ पेश करें। और उसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि वकला कभी जजों के साथ ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा तलख़ी नहीं चाहते, उन्हें वहाँ पेश होना होता है, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की जगह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नया वज़ीर-ए-आज़म आ सकता है 1-2 महीने में, तो मियां नवाज़ शरीफ साहब को इस पर बड़ी तशवीश हुई है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें, एक बार फिर मईशत बेहतर हो सके। ये तो कहते हैं ना, हो गई। नवाज़ शरीफ साहब इतने मोहताज ज़रूर हैं कि एक बार फिर बेहतर हो सके। अल्लाह ताला ने तेज़ी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया है। ये अल्लाह ताला को जो गवाह बनाना है, नवाज़ शरीफ साहब को इसका अंदाज़ा नहीं है कि इसके नतायज कितने खौफनाक हो सकते हैं। कभी किसी मामले में जिसमें रत्ती बराबर हुई शुबा, अल्लाह को गवाह नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह अपनी गवाही रकम करता है तो इस तरह रकम करता है कि कुछ से कुछ हो जाता है। कहा कि अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। ये अल्लाह ताला के बिहार पे गुफ्तगू करते, ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए, यानी इस जुर्रत और जसारत का। अब फैसले के अनुसार जो है ना, वो पीपल्स पार्टी पर है। बिलावल भुट्टो चाहते हैं वज़ीर आज़म बनना, और जरदारी साहब चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ जाएं। लेकिन बहरहाल सिर्फ उनके चाहने से नहीं होगा, मगर उनकी मंजूरी वो उनसे बात होगी और इम्प्लिकेशंस देखी जाएंगी। अब ये तो अजीब व गरीब मामला होगा कि जरदारी साहब सदर हों और साहबजादे वज़ीर आज़म हों। वैसे तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनके भाई वज़ीर आला थे। वादा तो चौधरी गुजरात के चौधरियों से किया गया था। तो ये एक पेचीदा मामला है, लेकिन ये इस्तराब बहुत है कि ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। इश्तहारात तो छपवा रहे हैं, और अगर अखबार पढ़ें और चैनल देखें तो मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और अगर हक़ायक़ का जायज़ा लें तो गैलप का सर्वे कहता है 94% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। कभी किसी मुल्क की तारीख़ में ये सानहा नहीं हुआ होगा। रोज़नामा जंग की ख़बर यह है कि घी की कीमत में 6 रुपये
किलो इजाफा हो गया है। और पिछले 10 हफ्तों में चीनी में की कीमत में उस दिन 21 से 26 अरब रुपये इजाफा हो गया। 21 से 26 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। अब आटा पहले ही महंगा है और कोई उसकी वजह मालूम नहीं है क्यों महंगा है। यानी गंदम तो खरीदेगी 2500 रुपये, 2600, 27 रुपये, 3000 रुपये मन। और जो निर्ख हैं आटे के बाज़ार में थैले के, जो या 2-4 जो लोग कम बाद मजदूर तो रोज़ के रोज़ आटा ख़रीदते हैं, वो ऐसे हैं जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था 5-6 हज़ार रुपये मन जैसे खरीदेगी। कोई उस पर बात पुरस ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं। किसी ज़माने में मैजिस्ट्रेट होते थे, वो जाते थे, इसको चेक करते थे। फ्लोर मिल वालों को खुली छुट्टी है, जो चाहें कीमत मुकर्रर करें। और चीनी का देखिए, चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई, उसका नतीजा निकलना था और महंगी हो सकती। अब चीनी महंगी है, घी महंगा है, आटा महंगा है, तो सस्ती क्या चीज़ है? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक चीज़ सस्ती हुई सब्ज़ी, मगर किस कीमत पे? 2 रुपये किलो तक गोभी होगी, आपको नहीं मिलेगी 2 रुपये, 5 रुपये है, आपको तो मिलेगी 40-50 रुपये। क्योंकि आड़ती के पैसे हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं, दुकानदार का मुनाफा है। अगर कोई चीज़ सस्ती होती भी है, यानी किसान तो मारे गए, गन्ने वाले रो रहे हैं कि इमरान खान के दौर में फ़ौरन अदायगी होती थी और वज़न भी उसमें गड़बड़ नहीं की, तौलने में भी गड़बड़ नहीं की जाती थी। अब महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। और बाकी फसलों का भी मैं आपसे अर्ज करता रहता हूँ, जो 3 ज़रूरी चीज़ें वो तो महंगी हो गई। तो सब्ज़ियाँ इस तरह महंगी हुई, इस तरह सस्ती हुई हैं कि किसान मारे गए। और ये कहा जाता है, बाद लोग दावा करते हैं कि देहात में पीटीआई की ऐसी मकबूलियत नहीं है। देहात में तो इतना शदीद रद्द-ए-अमल है कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पे मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जो कहा कि ये काश्तकार माफिया हैं, तो ये तो वो कभी, ये ज़ख्म तो देहाती कभी नहीं भूलता। ज़ुबान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा कारी होता है। लीबिया में कश्ती जो उल्टी है, जिसमें कि पाकिस्तानी सवार थे, अभी ये मालूम नहीं हो सका कितने सवार थे। लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने ने जो इत्तला दिया है, उसके मुताबिक बताया था दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कि ये लीबिया के शहर ज़ाविया के शमाल मगरब में मरसा डीला की बंदरगाह के करीब ये हादसे का शिकार हुई। ज़ाविया के शमाल मगरब में, ज़ाविया एक शहर है, और मरसा डीला की बंदरगाह के करीब हादसे का शिकार हुई। रोज़ लोग समंदर में डूब कर मरते हैं। सबसे भयानक मौत समंदर की मौत है। उस पर बाद फुक़हा तो ये यहाँ तक कहते हैं कि जो आदमी समंदर में सफ़र करके आए, उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि समंदर ऐसा खौफ पैदा करता है जब उसमें मद्दो-जज़र हो, जिसकी कोई हद नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का वाक़या है, समंदर जो में मद्दो-जज़र था और लोगों के चेहरे पीले पड़ के, उसके सवाना निगार बहाउद्दीन ने लिखा है कि सलाहुद्दीन अर्शे पर नमदार हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी, और उसने कहा, मैंने फ़ैसला किया, बहाउद्दीन से कहा कि मैं हुकूमत का काम दूसरों के हवाले कर दूँगा और एक लश्कर बनाऊँगा और ज़मीन के आखिरी कोने तक खुदा के दुश्मनों का पीछा करूँगा, यानी सलीबी जो बार बार हमले करते थे। तो बहाउद्दीन हैरत ज़दा रह गया। उसने कहा, बखुदा आप जैसा ईमान किसी का नहीं। तो वो शर्मीले आदमी थे, सादा आदमी थे। उन्होंने कहा, तुम ये बात क्यों कहते हो? उसने कहा, ज़रा देखिए तो मौत ने के खौफ ने चेहरे पीले कर दिए हैं और आपको ने इस पर निगाह तक नहीं, आपको इसकी परवाही नहीं है। समंदर का सफ़र ऐसी, समंदर की मौत बड़ी खौफनाक। वो कोट अद्दू का वाक़या मैंने आपको बता दिया, चौक सरवर शहीद का। बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं और हरफ आखिर वही है। सामने का रास्ता होता है। एक तुर्क अफसाना है मुख्तसर सा। एक कैदी से कहा गया कि अगर तुम दरवाज़ा खोल सकते हो तो तुम आज़ाद हो। बरसों तक वो दरवाजे को बाहर की तरफ धकेलता रहा, हत्ता कि उसकी कैद की रिहाई की मुद्दत वैसी पूरी होगी उसकी कैद की, और उसे रिहा कर दिया गया। और उस दिन उसे बताया गया कि अगर हम तुम इस दरवाजे को अपनी तरफ खींचते तो ये खुल जाता,
सामने सीधा रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींची, फिर एक सीधी लकीर खींची ज़मीन पर, कहा यह सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। इक़्तिदार उन लोगों को दिया जाए जो इलेक्शन में मुंतखब हुए हैं। जिन लोगों को कौम ने नफ़रत के साथ मुस्तरद कर दिया है, वो मुल्क के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं? वो तो गलियों बाजारों में नहीं घूम सकते, और वो उससे बेयकीनी रहेगी, मुस्तकिल बेयकीनी रहेगी। हमारा फ़र्ज़ तो ये है कि बात समझाते रहें, दोहराते रहें, और अब कोई सुने ना, ये न सुने, माने ना माने आपकी मर्ज़ी, हम नेकोबद हुजूर को समझाए देते हैं। तो ये बड़ी अहम ख़बरें हैं, और तब्दीली और तग़य्युर जो है वो एक दायमी हकीकत है। जो लोग ये कहते हैं कि हुकूमत नहीं जा सकती, और ये नहीं, हमने तो किसी को कभी बचते हुए देखा ही नहीं है, और इनके तो करतूत करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं। कारोबार हुकूमत जो इतना बिगड़ गया है मामला, हुकूमत की कहीं रेटी नहीं है, तो ये काम कैसे चल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।